सूफी साहित्य की कक्षा में हम देखेंगे सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। हमने अभी तक सूफी काव्य पढ़ लिया, उनकी मान्यताएं, संप्रदाय सब कुछ पढ़ लिया। अब उनकी क्या विशेषता है ये हम आज के क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला सूफी प्रेमाख्यानकों की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो किसी शीर्षकों के आधार पर पढ़ेंगे, ताकि हम उसके अंदर जो उसका डिटेल है उसको आसानी से शीर्षक के आधार पर समझ पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। तो जितने भी सूफी ग्रंथ की रचना करने वाले कवि हुए हैं वो अधिकतर मुसलमान ही हैं और उनकी शैली मसनवी शैली होती है। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इस शैली को लेकर। तो सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान थे, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। धर्म को लेकर उनमें कट्टरता जरा भी नहीं है। इन सूफी कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदू के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। तो हिंदू के घर में जो प्रचलित प्रेम कथाएं थी वही इनके काव्य का विषय बनती है, सूफी कवियों के काव्य का विषय बनती है। जैसे में पद्मावत में जिस प्रेम कथा को लिया है वह राजा रत्नसेन एवं राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा है। रत्नसेन चित्तौड़ के राजा थे, रानी पद्मावती सिंघल युग की राजकुमारी। उन्हीं की कथा को इन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया, उसको आधार बनाया। इन्होंने चरित्र काव्यों को सूफी की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया गया और इसकी शैली जो है मसनवी शैली है, इसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात हम देखते हैं इस शैली के अंतर्गत ये प्रथम ईश्वर की वंदना करते हैं जिसको हम्द कहा जाता है। तत्पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति जिसको नअत कहा जाता है उर्दू में। इसके पश्चात मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा जिसको मकम्मल कहा जाता है। और फिर सारे वक्त तत्कालीन शासक की प्रशंसा महत की जाती है। धार्मिक विश्वासों की विवेचना भी की जाती है। हिंदू कवियों द्वारा भी कुछ प्रेमाख्यान लिखे गए, परंतु उनमें इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया। तो जितने भी मुस्लिम कवि थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा लिखी, केवल वही लोग हैं जो मसनवी शैली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जितने भी हिंदू कवि जो प्रेम ग्रंथ लिखते हैं वो मसनवी शैली का प्रयोग नहीं करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। प्रेमाख्यान काव्य हम जब पढ़ेंगे इस पॉइंट को हमें खास तौर से जानना जरूरी है। इसके पश्चात अगला शीर्षक है दूसरा नंबर प्रेम गाथाओं का नामकरण। जितने भी प्रेमाख्यान जो ग्रंथ लिखे गए उनके नाम किसके में क्या प्रधानता है, किस चीज को लेकर उसको नाम दिया गया, ये हम इसमें जानेंगे। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण पाया नायिका के आधार पर किया। तो जितने भी हमने सूफी ग्रंथ पर पढ़े हैं सभी जो है नायिका प्रधान ग्रंथ है। जैसे कि आप पद्मावत की नायिका है, नाम है पद्मावती। वैसे ही मधुमालती उस ग्रंथ का नाम है, नायिका उसमें भी मधुमालती है। और चित्रावली ग्रंथ का नाम चित्रावली है, उसकी नायिका चित्रावली है। हंसावली नाम से आप जान रहे हैं वो भी नायिका प्रधान ग्रंथ है। तो सभी ग्रंथों का नामकरण प्रायः नायिका के नाम पर किया गया है, ये विशेष रूप से बात है। उदाहरण के लिए जैसी पद्मावत का नामकरण इनकी नायिका पद्मावती के नाम पर किया गया है। तो मंजनकृत मधुमालती तथा कुतुबकृत मृगावती नामक रचनाओं का नामकरण भी नायिका के नाम को आधार बनाकर किया गया है। कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें नायिका के नाम के साथ कथा शब्द जोड़कर नाम रखा गया है। जैसे कि सत्यवती कथा, सत्यवती नायिका है, कथा को जोड़कर उसको सत्यवती कथा बना दिया। चंदा नायिका है चंदायन की, तो उसका नाम रखा गया चंदायन, उसकी नायिका का नाम चंदा है। तो नाम में कुछ जोड़कर या जैसा का तैसा ही रखकर नायिका प्रधान ग्रंथ है, ये मूल रूप से ये बात सामने आती है। इन काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरीय जलाल यानी कि ज्योति और जमाल सौंदर्य से मंडित दिखाया गया है। ये भी ग्रंथ का केंद्र बिंदु ही नहीं है, अतः इसके आधार पर किया गया नामकरण नितांत उपयुक्त माना जा सकता है। मूल रूप से यदि हम देखें तो नायिका के इर्द गिर्द सारी घटनाएं जो घूमती
जाती है। ये भी एक कारण है कि ग्रंथ का नाम नायिका के नाम पर किया गया है। नामकरण, इस प्रकार से नामकरण भी हमने कंप्लीट किया। अगला पॉइंट है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। अगला पॉइंट है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों में लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। राजा रत्नसेन पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख हमको पद्मावत में देखने को मिलता है उसी प्रकार का है। यहाँ रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। अतः रत्नसेन के हृदय में जो उत्कट लालसा पद्मावती से मिलने के लिए है, उसे आत्मा ही परमात्मा के प्रति मिलन की अभिलाषा भी समझा जाना चाहिए। रत्नसेन जिस प्रकार बाधाओं को पार करते हुए पद्मावती को प्राप्त करता है, तो यहाँ पे रत्नसेन का प्रेम पद्मावती के प्रति जो प्रेम है वो एक आत्मा का परमात्मा के प्रति जो प्रेम होना चाहिए उसी को इसके माध्यम से दर्शाया गया है। ये एक मुख्य बात समझ में आया। अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो गया। ये क्योंकि बात क्लियर नहीं है, रहस्य की छाया हमको इसमें दिखाई देती है, जिसके कारण के काव्य में हमको क्या देखने को मिलता है, रहस्यवाद। पद्मावत में कथा के बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य है। सामाशोक्ति एवं अन्योक्ति के कारण पद्मावती में गहरे अर्थों की व्यंजना करने वाले अनेक प्रसंग देखे जा सकते हैं। कवि ने इन प्रसंगों की योजना अलौकिक प्रेम की व्यंजना करने के लिए ही की है। उदाहरण के लिए पद्मावती के नक्श चित्रण में उनकी दंत पंक्तियों की शोभा का वर्णन करते समय संसार के सभी पदार्थों में उस ज्योति को दिखाया गया है। तो जो भी चीजें हमको देखने को मिलती है तो वहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे पद्मावती परमात्मा का प्रतीक मानी जा रही है। तो उनकी दंत पंक्तियों की कैसी सुंदर पंक्तियों में व्यंजना की गई है। रवि सखी नखत वही होगी ज्योति रतन पदार्थ मानिक मूर्ति। सभी प्रकार के पदार्थ चमकीले पदार्थों से मिलकर जैसे उनके दांत बने हुए इस प्रकार का वर्णन हमको देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए यहाँ पे कहा है, इसे भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार करते हैं। पद्मावत में जो रहस्यवाद हमको दिखाई देता है आत्मा और परमात्मा का, उसको जो है भावात्मक कोटि का रहस्यवाद को मानते हैं। तो जैसी पर एक टिप्पणी करते हुए ऐसा लिखते हैं, यदि कहीं सच्चे अर्थों में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जैसी आदि सूफी कवियों में रहस्यवाद के दर्शन हमको मिलते हैं। ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अगला पॉइंट है कथा संरक्षण एवं कथानक रूपया। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्य प्रबंध काव्य की प्रकार के हैं, जिनमें कथा तत्वों का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, तो जो भी जो काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं तो कहाँ से स्रोत ग्रहण किया गया, कहाँ से कथा का आधार बनाया गया, किस चीज को आधार बनाया गया, कहाँ से इन्होंने सब ग्रहण किया, तो भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियां हैं। इन कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का चयन किया है वे प्रायः एक ही सांचे में ढली हुई हैं। तो जहाँ से इन्होंने भारतीय परंपरा और प्रचलित कहानियों को ही अपनी प्रेम कथा का आधार बनाया है। जितने सूफी कवियों ने भी काव्य रचना की है इन्हीं सबको आधार उन्होंने बनाया है। कथा वस्तु में अपेक्षित गति न होकर शिथिलता है। वस्तु वर्णन की प्रधानता होने के कारण कथा प्रवाह में व्याघात पड़ा है तथा कहीं कहीं निरंतरता भी आ गई है। कथा वस्तु में असाधारण एवं रोमांचक घटनाओं की अधिकता भी दिखाई पड़ती है। तो कहीं कहीं पे थोड़ा कुछ हमको ये सब देखने को मिलता है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय एवं ईरानी काव्य मूल्यों का समावेश भी किया है। तो कुछ भारतीय है और कुछ ईरानी काव्यों का समावेश है। इन प्रेम गाथाओं में प्रायः ये सभी काव्य मूल्यां मिल जाती हैं जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही है। यथा क्या क्या चीजें भारतीय कथाओं में जो व्यवहृत होती थी जो हमको प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में देखने को मिलती है। चित्र दर्शन, चित्र में नायिका का दर्शन करके खोज में निकल जाना। स्वप्न दर्शन, सुख सारिका द्वारा नायिका का रूप देख सुनकर उस पर आसक्त हो जाना। पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत प्राप्त करना तथा मंदिर या उपवन में
प्रेमी युगल का मिलन होना इत्यादि। तो यही सब कथानक रूढ़ियां हमको पद्मावत या अन्य प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में देखने को मिलती है कि नायिका की सौंदर्य का वर्णन एक पक्षी से सुन लेना या एक सुखसाई का संवाद के द्वारा या चित्र दर्शन से या स्वप्न दर्शन से उसके सौंदर्य को देख लेना या समझ लेना या सुन लेना और फिर उसकी खोज में निकल पड़ना। ये सारी कथानक रूढ़ियां प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में हमको देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार कुछ कथानक रूढ़ियां ईरानी साहित्य से भी ली गई हैं, जैसे कि प्रेम व्यापार में परियों एवं अलौकिक शक्तियों का सहयोग। तो नायक का नायिका को प्राप्त करने के लिए परियों या फिर कोई शक्तियों के द्वारा उसको प्राप्त करना या उनका सहयोग लिया जाना, ये दिखाया गया है। उड़ने वाली राजकुमारियां, ये भी ईरानी साहित्य से लिया गया है। उड़ने वाली राजकुमारी की परिकल्पना करना थोड़ा सा भारतीय काव्य में तो अलग सी बात है, ये ईरानी साहित्य से लिया गया है। राजकुमारी द्वारा प्रेमी को गिरफ्तार करवा लेना इत्यादि। जयसी ने पद्मावत में ऐसी अनेक कथानक रूढ़ियों की योजना की है। मानसरोवर में पद्मावती की सखियों के साथ स्नान करना, नायिका को विरह ताप चढ़ने पर वैद्य द्वारा नारी परीक्षण कराना, 12 मासा के द्वारा विरह निरूपण। तो रक्तसेन पद्मावती की खोज में योगी वेश में निकल जाता है, तो रानी नागवती की क्या दशा होती है उसका वर्णन नागवती विरह खंड में किया गया। पूरा 12 मास का उसमें वर्णन हमको देखने को मिलता है। समुद्री तूफान से नौका का टूट जाना तथा शंकर पार्वती द्वारा सहायता करना, इसी प्रकार की कथानक रूढ़ियां हमको पद्मावत या अन्य प्रेमाख्यान काव्य परंपराओं में देखने को मिलती है। पद्मावत की चर्चा इसलिए बार बार होती है क्योंकि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सबसे उत्कृष्ट या प्रमुख ग्रंथ पद्मावत ही है, ये मूल चीज है। अगला पॉइंट जो है इसमें चरित्र चित्रण, ये काव्य प्रवृत्ति है चरित्र चित्रण। सूफी प्रेमाख्यानों में नायक नायिकाओं के चरित्रांकन की एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है। जो नायक है नायिका है, दोनों में हमको उनके जो चरित्र को लेकर बात की जाती है इसमें समानता देखने को मिलती है। उनमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक को प्रायः राजकुमार दिखाते हुए उसे सहृदय, साहसी, प्रेमी एवं और दुख पाकर दिखाया गया है। तो ये सारी क्वालिटी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के राजकुमार। जबकि नायिका अनित्य सुंदरी, बहुत ज्यादा सुंदर, रूप गर्विता, बुद्धिमता, राजकन्या के रूप में हमको चित्रित दिखाई गई है। तो नायक जो है सुकुमार है, साहसी है और दुखकातर है, ये सब दिखाया गया। नायिका को अनित्य सुंदरी, किसी द्वीप की राजकुमारी, रूप गर्विता, बुद्धिमत्ता, ये सब नायिका के चरित्र की विशेषता है। प्रायः सभी कवियों ने भारतीय वातावरण एवं मर्यादाओं के अनुरूप नायक नायिका का चरित्र चित्रण किया है। प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास प्रायः सभी सूफी प्रेम गाथाओं में किया गया है। नायक को नायिका के रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो जितने भी सूफी प्रेमाख्यानों में जो नायक है वो नायिका को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्टों का सामना करते हैं और उन कष्टों का सामना करते हुए अंत में नायिका को प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रत्येक सूफी काव्य में दर्शाया गया है। ये संघर्ष ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले संघर्षों के द्योतक है। चूंकि यहाँ पे नायक को आत्मा और नायिका को परमात्मा का प्रतीक माना गया है, तो ये जो संघर्ष है नायक के द्वारा नायिका को प्राप्त करने के जो संघर्ष दिखाया गया है उसको यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है आत्मा का परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग में आने वाली वो सब बाधाएं हैं, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यानों में कुछ मान्यता पात्र भी है, यथा पद्मावत में हीरावन होता, मानव के इतर भी अन्य पात्र लिए गए हैं, जैसे कि पद्मावत में हीरावन होता जिसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा का विकास करने में ऐसे पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्तुतः सूफी कवियों का ध्यान क्षेत्र चित्रण पर उतना केंद्रित नहीं रहा जितना कथा वैचित्र एवं वर्णन विस्तार पर रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक एवं कल्पित दोनों वर्गों के पात्रों की योजना अपनी रचनाओं में की है। तो जितने भी प्रेमाख्यान ग्रंथ है उसमें पुष्कल ऐतिहासिक पात्र है और कुछ काल्पनिक पात्र है। काल्पनिक पात्रों को लेने का यहाँ पे ये उद्देश्य कथा का विस्तार आगे कर पाऊंगा। ऐतिहासिक पात्रों का व्यक्तित्व भी इतिहास के अनुरूप न होकर कल्पना
काल्पनिक होते हुए भी बेजोड़ है। काल्पनिक तो है पात्र, लेकिन बहुत ज्यादा ही इसमें काम के दिखाई देते हैं। पद्मावती नागमती इसी प्रकार की एक अद्वितीय पात्र है, क्योंकि पद्मावत ने पूरे कॉपी की है नागमती विरासखंड, क्योंकि पद्मावती यहाँ पे काल्पनिक पात्र है लेकिन प्रमुख भूमिका अपना निभाती है, जो भारतीय रमणी का आदर्श भी कही जा सकती है। यहाँ पे भारतीय रमणी का आदर्श पद्मावत में नागमती को दिखाया जा रहा है। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट, चरित्र चित्रण। अब हम अगला देखते हैं, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। यह अगला पॉइंट है, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। प्रेमाख्यानक कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन इन काव्य ग्रंथों में कराया गया है। साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार और उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी इसमें उपलब्ध हो जाता है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया। तो हिंदू घरों में, क्योंकि हिंदू कथा को इन्होंने अपने ग्रंथ को बनाया है, हिंदू घरों में जितनी रीति नीतियां होती हैं, रीति रिवाज, पर्व, त्योहार, उत्सव, इन सबको इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में स्थान दिया है। सूफी कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति के सामान्य जानकारी रखते थे। जितने भी सूफी कवि थे तो हिंदू धर्म के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो रखते ही थे। अगर प्रसंगानुसार उन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की किंचित जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नक्श सिख वर्णन, यानी कि पैर के नाखून से लेकर सिर तक की सुंदरता का वर्णन एवं 12 मास की योजना की गई है। तो जितने भी 12 मास होते हैं ना, उनका भी वर्णन उन्होंने दिखाई देता है। तो ये था हमारा 6वां पॉइंट। अगला है 7वां पॉइंट, भाव एवं रस व्यंजना। सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य है प्रेम, अतः इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। मूल इनके काव्य का है प्रेम को प्रदर्शित करना। तो मुख्य रूप से हमको जहाँ पे प्रेम आएगा तो श्रृंगार रस की योजना हमको देखने को मिलेगी। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग का भावपूर्ण चित्रण इन प्रेम गाथाओं में किया गया है। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नक्शे, रूप, रंग, हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ उनकी विद्वता, बुद्धिमत्ता एवं कला विशारद का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण की प्रधानता रही है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य प्रस्तुत परमात्मा का ही मूल है, अतः संपूर्ण सृष्टि में उसी का आभास उन्हें होता है। तो जहाँ पे भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन है वहाँ पे हमको श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार देखने को मिलेगा और उसको नायिका को परमात्मा के तुल्य बताया गया है। तो स्वाभाविक है उसकी सुंदरता का भी होना। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए काम क्रीड़ा का भी वर्णन किया गया है, जिसमें नई नई अश्लीलता भी आ गई है। वियोग वर्णन के अंतर्गत इन्होंने 12 मासे की योजना की है। पद्मावती में नागमती की विराट की सुंदर अभिव्यक्ति 12 मासे के द्वारा जायसी ने की है। तो राजा रक्त सिंह जब रानी पद्मावती की खोज में निकलते हैं तो जो नागमती विराह में तड़पती रहती है, तो नागमती का विराह खंड वही है। तो आषाढ़ से शुरू होता है ना, उसकी पंक्ति चढ़ा आषाढ़ गगन घट बाजा इस प्रकार की है। तो उसमें विराह का वर्णन किया गया नागमती। यह विरह वर्णन हिंदी काव्य की अनूठी विधि है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी इन काव्य ग्रंथों में की गई है। तो प्रत्येक प्रेमाख्यानों में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का वर्णन है, लेकिन इसके अलावा भी उपयोग के आधार पर जहाँ जिस रस की आवश्यकता हो वो सारे रसों का की योजना इन काव्य ग्रंथों में हमको देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए पद्मावत में गोरा बादल के युद्ध खंड के अंतर्गत वीर रस का वर्णन है। जो गोरा और बादल का युद्ध दिखाया गया है तो वहाँ पे वीर रस की झलक देखने को मिलती है। रौद्र एवं विभत्स रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। युद्ध के पश्चात रौद्र और विभत्स रस भी हमको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर
जितने भी प्रेमक खाना ग्रंथ हैं उन सभी में हमको मूल रूप से श्रृंगार रस और उसके दोनों पक्ष वीर रस और अन्य सारे रसों की योजना आवश्यकता के अनुसार देखने को मिलती है। तो ये था हमारा 7वां पॉइंट। अब अगला है 8वां वस्तु वर्णन। प्रेमक कथानक काव्य ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। ये कवि मूल कथा के साथ साथ वस्तु, दृश्य एवं घटना का विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने से सिद्ध है। बढ़ा चढ़ा कर ये वर्णन किया जाता है। जैसे कि पद्मावत में वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री एवं वस्त्रभूषणों का विविध प्रकार से वर्णन करते हुए वस्तु वर्णन की ओर अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया। इन कवियों के वस्तु वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है। इस प्रकार का वस्तु वर्णन इन्होंने किया है और सरला शुक्ल ने एक टिप्पणी की है। कहीं कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत हो गया है उससे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाई है। सूफी कवियों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में भी किया गया यह वस्तु वर्णन उनके काव्य का एक दुर्बल पक्ष माना जाएगा। तो कहीं कहीं पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया है तो इस काव्य का दुर्बल पक्ष है। अब अगला पॉइंट है 9वां काव्य रूप। जितने भी प्रेमक कथानक काव्य लिखे गए हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे काव्य रूप है, ये काव्य का कौन सा वो रूप है, ये हमको जानना है। अगला पॉइंट है काव्य रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथा को फारसी की मसनवी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार ईश्वर वंदना, साहे वक्त का उल्लेख, कथा का सर्वोविभक्त होना, इसमें जितने भी कथाएं या सर्वोविभक्त है या समय में विभक्त है या फिर खंड या कांडों में विभक्त है, पूरी कथा किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रूप में विभक्त है, जिसके कारण इन्हें मसनवी रचनाएं कहा जाना उपयुक्त है। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इसके मत को स्वीकार किया है। इसमें प्रमुख है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनके अनुसार इन्हें कथा काव्य कहा जाना उपयुक्त है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जितने भी प्रेमक कथानक काव्य के ग्रंथ हैं उनको वो कथा काव्य स्वीकार करते हैं। सूफी कवियों के ये प्रेमक कथानक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें एक सानुबद्ध कथा की योजना की गई है। तो काव्य के जो टाइप होते हैं खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, तो इनमें से जो सूफी प्रेमक कथानक काव्य परंपरा के ग्रंथ है वो प्रबंध कोटि के हैं क्योंकि इसमें कथा क्रमबद्ध ढंग से चलती है। एक किसी भी सर्ग, खंड, अध्याय से कथा शुरू होती है और अलग अलग खंडों में विभाजित है और कथा क्रमबद्ध तरीके से चलती है। मुक्तक काव्य की भांति इसमें हमको कुछ देखने को नहीं मिलता क्योंकि मुक्तक काव्य अपने आप में मुक्त होता है, लेकिन जितने भी प्रेमक कथानक ग्रंथ हैं वो प्रबंध कोटि के ग्रंथ हैं जिसमें कथा क्रमबद्ध ढंग से चलती है। हम किसी भी कथा को आगे और पीछे नहीं कर सकते। आचार्य परशुराम द्विवेदी ने सूफी कवियों के काव्य रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है। सूफी प्रेम कथा एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान है, किंतु इसमें उनके साथ ही कथा, आख्यायिका, जैन चरित काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। प्रबंध काव्यों में वर्णनात्मकता के लिए दोहा, चौपाई शैली सर्वथा उपयुक्त है। सूफी कवियों ने इसे कड़वक शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। तो ये रहा हमारा काव्य रूप। अब अगला 10वां पॉइंट है और यही लास्ट भी है जो हम देखते हैं कि इनमें अब भाषा और अलंकार, किस भाषा को लिया गया है और अलंकारों की कैसी योजना की गई है। तो हमारा अगला पॉइंट है भाषा एवं अलंकार योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है तो सब ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि जितने भी ग्रंथ
भाषा क्या है। तो अन्य अलग अलग भाषा नहीं, पर मूल रूप से अवधी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। जैसे कि हंसावली राजस्थानी भाषा में लिखी गई और आपका रूपमंजरी नंददास की रूपमंजरी ब्रज भाषा में लिखी गई, लेकिन प्रमुख रूप से इनके अलावा जो अन्य सूफी ग्रंथ लिखे गए हैं वो लगभग अवधी भाषा में लिखे गए हैं। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वो ठेठ ग्रामीण अवधि है। अवधि के दो रूप है ना, जो तुलसी ने प्रयोग किया है वो शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत अवधि है, और जायसी ने जो पद्मावत में अवधि प्रयोग किया है वो ठेठ ग्रामीण अवधि है। तो अवधि के भी दो रूप है। जायसी ने जो अपने ग्रंथ में अवधि का प्रयोग किया है वो ठेठ ग्रामीण अवधि है। अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसी की भाषा में विद्यमान। जायसी की भाषा में अवधि के लोक प्रसिद्ध मुहावरों एवं लोकोक्तियों का समावेश हुआ है। जायसी की भाषा की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि मुसलमान होते हुए भी इनकी भाषा में अरबी फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम और प्रभव शब्दों की वरीयता है। चूंकि जैसे भी मुस्लिम कवि है, लेकिन फिर भी अवधि के साथ साथ उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि संस्कृत के तत्सम एवं प्रभव शब्दों की प्रवृत्ति उनके काव्य में दिखाई देती है। कुछ अन्य सूफी कवियों पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए उस्मान की भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव, तो नूर मोहम्मद की भाषा पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। सूफी कवियों ने तो ये रही भाषा की बात। अब हम अलंकार देख लेते हैं कि इन अलंकारों का प्रयोग इन काव्य ग्रंथों में हुआ है। तो सूफी कवियों ने अलंकारों की योजना भी अपनी रचनाओं में की है। तो कौन कौन से अलंकार है? प्रमुख रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने प्रायः सौंदर्य वर्णन में किया। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि इन्होंने उपमाओं का चयन भारतीय पृष्ठभूमि से किया है। उन्होंने के लिए नायक नायिका के लिए है तो भारतीय पद्धति का है। जैसे के काव्य में पाए जाने वाले उपमान संख्या की दृष्टि से किसी भी कवि की तुलना में सर्वाधिक। इन्होंने श्रेष्ठ, व्यतिरेक, विभावना, अनुप्रास, संदेह जैसे अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इन प्रेमक छंदों में जहाँ दोहरे अर्थों की व्यंजना हुई है वहाँ प्रकरण के अनुरूप समासोक्ति या अतिशयोक्ति भी मानी जाती है। इन कवियों की अलंकार योजना में भाव व्यंजना अधिक है, चमत्कार प्रदर्शन का। यही कारण है कि इनके काव्य में शब्द अलंकारों का प्रयोग कम हुआ है। तो कुल मिलाकर इन्होंने शब्द और अर्थ दोनों अलंकारों को लिया है, लेकिन भाषा अलंकार की जहाँ पे बात रही तो अवधि भाषा का प्रयोग ज्यादा है, और अलंकारों की योजना उन्होंने जिस प्रकार तथ्य देते गए उसी प्रकार अलंकारों की योजना भी होती गई। तो कुल मिलाकर हमने ये जो है सूफी काव्य की प्रवृत्तियां ये हमने 10 पॉइंट के आधार पर समझा। शीर्षकों के आधार पर समझने में ये एक सुविधा होती है कि शीर्षक जब हम लिखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इसके अंतर्गत अब हमको क्या लिखना है। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे सुविधापूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।